चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट नोमेनक्लेचर के बारे में हमने क्या करा था, डिस्कस कर लिया था। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस ईयर का, सबको हमने क्या करा, अच्छे से डिस्कस करा। और मुझे उम्मीद है कि सबने अच्छे से इसको एंजॉय करा होगा, सबने अच्छा से सपोर्ट करा इसको, ठीक है ना। और अब जो आगे हम समझने वाले हैं यहाँ पर वो अपने पास है क्या, आइसोमेरिज्म टॉपिक है। और आइसोमेरिज्म टॉपिक अगर हम बात करें तो अपने लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है अपने लिए। कैसे हो सकता है, अगर जैसे अपन आइसोमेरिज्म समझेंगे, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझेंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड चीज़ अगर देखें, देखो डायरेक्ट आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन जेईई या नीट में पूछने का चांस क्या होता है, कम होता है। या एडवांस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे नीट है, तो नीट में अगर देखो तो आइसोमेरिज्म से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। जेईई मेन में बात करो तो कभी पूछ लिया, कभी नहीं पूछा। एडवांस में भी कभी उसी तरह से। लेकिन इसका जो यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो जो अपने लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अपने को क्या करना होगा, आइसोमेरिज्म को एक एक करके यहाँ पर समझना होगा। और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म समझते हैं, यहाँ पर आइसोमेरिज्म क्या होता है, और उसके बाद हम एक एक करके फिर आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है क्या, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म में अपने पास क्या क्या बात आता है वो देखते हैं। देखो आइसोमेरिज्म, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर समावयवता, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म का अगर यहाँ पर बात करें तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, पहले समझना यहाँ पर, पहले हम समझ भी लेते हैं और एक एक एग्जांपल लेकर उसको फिर और ज़्यादा क्लियर करेंगे। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हमने क्या बोला, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसको हम कंपेयर करें कि आइसोमर है एक दूसरे का या नहीं है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ कम से कम एक प्रॉपर्टीज दोनों कंपाउंड का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस दोनों कंपाउंड को हम एक दूसरे का क्या बोल सकते हैं, आइसोमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उस फेनोमेना को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। और अलग अलग टाइप का रिलेशन अपने को क्या करना होता है, बताना होता है। जैसे चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, तो उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइसोमेरिज्म अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या क्या बात हो सकता है, टू और मोर देन two compound having same molecular formula, m dot m f लिखा molecular formula, but having at least one different properties, ठीक है ना। are known as isomer, and phenomena is known as isomerism, ठीक है। ध्यान समझना इसको। अगर हम देखें तो अपने को जब भी आइसोमेरिज्म का बात हो, आइसोमर का बात हो, तो अपने को पहले सबसे पहला चीज वहां पे ये देखना होगा कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, ठीक है। तो दो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म के बारे में वहां पे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो कम से कम एक प्रॉपर्टीज डिफरेंस कैसे होगा, ये अपने को सोचना होगा।
तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन उसी में अगर हम चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म या अपने पास अलग अलग टाइप का जो आइसोमरिज्म आता है वो डिसाइड कर लें तो अपने को ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि इस दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होगा, कुछ कोई न कोई प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने भी यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, सिंपल डिफाइन करने के लिए। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, इसका सेम रहेगा, बट हैविंग एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कम से कम एक प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिफरेंट होना चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, और वो जो फेनोमेना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर इसको हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन कम से कम एक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग हो, तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, और उस परिघटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, समझना यहाँ पर। इन शॉर्ट में अगर लिखना हो तो क्या क्या बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखना हो सकता है, इन शॉर्ट में इसी को लिखना हो तो इन शॉर्ट में अगर लिखोगे इसी को, तो इन शॉर्ट में अपने को क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए अपने पास, दोनों कंपाउंड का सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज कम से कम एक क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान समझना। एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर है एक कंपाउंड है C2H6O, ध्यान समझना। अब अपने को पता है कि इसका हम DU निकाल सकते हैं, मुझे लगता है सब इसका DU निकाल सकते हैं, DU कितना आएगा। ठीक है ना, अपने पास एक कंपाउंड है C2H6O और इसका हम DU निकाल के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल होगा, ये डबल होगा, ट्रिपल होगा, ये रिंग बन सकता है, क्या क्या बन सकता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही DU निकालोगे तो DU इसका क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इसका DU 0 आता है इसका मतलब ये इस कंपाउंड के अंदर सारे बॉन्ड क्या होने वाला है, सिंगल होने वाला है। अब सारे बॉन्ड अगर सिंगल होता है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड भी क्या होगा, सिंगल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड अगर सिंगल होगा तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड अगर सिंगल होता है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है। हम DU में इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखें कि अगर किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, उसका DU क्या है, 0 है, तो वो कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। फिर से हमने क्या बोला, किसी कंपाउंड के लिए अगर DU 0 है और उस DU 0 होने के साथ साथ उस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो समझ लेना कि वो कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसका। अब अगर हम देखें तो अपने पास ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर अपने पास देखें तो क्या है, C2H6, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, ईथर भी बना सकते हैं। तो अल्कोहल अपने पास यहाँ से बन जाएगा CH2OH, ये बन गया। ईथर अपने पास यहाँ से बन जाएगा CH3OCH3। ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, और ये अपने पास यहाँ से क्या हो गया, ईथर हो गया। ध्यान समझना। अब देख लो यहाँ पर इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यही है। ये अल्कोहल है तो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ईथर, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H6O के बराबर है और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O के बराबर है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। अगर अपने को ये पता चल जाए कि दोनों का कम से कम एक प्रॉपर्टीज क्या है, ये दोनों कंपाउंड का एक प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक दूसरे का आइसोमर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के बारे में कैसे पता चलेगा उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज इसका हम बता देते हैं कि किस तरह से ये दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो अपने पास है, ये है CH3CH2OH और ये अपने पास CH3OCH3। ये हमने क्या बोला, ये अपने पास क्या है, इसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और ये अपने पास क्या है, ईथर है। ठीक है ना। अगर इसके लिए पहला बात करें तो रूम टेम्परेचर पर RT, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये रूम टेम्परेचर पर अगर बात करोगे तो गैस फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये गैस फॉर्म में रहता है। हमने क्या बोला कि अपने पास ये है
ठीक है ना। दोनों कंपाउंड का अगर देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O के बराबर है और दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और प्रॉपर्टीज कम से कम एक प्रॉपर्टीज अलग अलग अपने को दिख गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर बोल सकते हैं। हमने क्या बोला कि रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है और रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, गैस होता है। देखो ये इन्फॉर्मेशन अपने को डायरेक्ट देख के नहीं पता चल सकता, अगर हम बता रहे तो तुम्हें पता चल सकता है। बाकी और कैसे निकाल सकते हैं वो हम जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो ये सारा कहानी अपने को क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम इस डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये अल्कोहल ये ईथर है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, गैस होता है। तो फिजिकल स्टेट दोनों के लिए क्या हो गया, अलग अलग हो गया। फिजिकल स्टेट क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसका मतलब दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा अपने को, अलग अलग मिलेगा। दूसरा चीज, अगर अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराओ, प्लस सोडियम, सोडियम के साथ कराओ, तो सोडियम के साथ जैसे ही इस अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे ना, ये क्या करेगा, वहां से H2 गैस को रिलीज कर देगा। कैसे करेगा उस पर हम बात करेंगे। अब ये मत कहना कि ये सर ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, ये सब सारा कहानी, ये रिएक्शन कैसे होगा, किस तरह से अपने को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा गैस कब रिलीज होता है, उस पर हम बात करेंगे। अभी तो जितना हम बता रहे हैं उस चीज को देखने की समझने की कोशिश करें। और उसी तरह अगर हम ईथर का रिएक्शन, ये वाला जो ईथर, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करता है। उसी तरह अगर इसका रिएक्शन हम HI के साथ करा दें, HI के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर OH हट के I लग जाता है, CH3 CH2 I। और उसी तरह इसका रिएक्शन, इस ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बन जाता है ये CH3I। ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टीज अगर उसका अलग मिलता तो उसको हम आइसोमर बोलते हैं, और उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। देखो ये वाला लाइन मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, जो भी आइसोमेरिज्म होगा हम यहां तक लिखेंगे, ये वाला ऐड कर सकते हो हमेशा। ठीक है ना। तो देख लो इन शॉर्ट में अपने को आइसोमेरिज्म के लिए क्या ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज कम से कम कोई भी एक प्रॉपर्टीज फिजिकल हो या केमिकल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास ये कंपाउंड है जिसके लिए DU क्या होगा, 0। DU 0 होने का मतलब अपने को यही पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में कोई भी सिंगल बॉन्ड कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने बताया था DU 0 किसी कंपाउंड के लिए और उसमें एक ऑक्सीजन समझ लेना वो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। तो एक अल्कोहल बनेगा और एक ईथर बनेगा। अब एक अल्कोहल, अब दोनों इस दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या आता है, अलग अलग आता है। जैसे रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस होता है, तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। जैसे इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। और इसका रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो OH हट के I लग जाता है, और इसका रिएक्शन अगर HI के साथ कराओगे तो CH3I आ जाता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, आइसोमेरिज्म के यहाँ पर बात हो गया। ठीक है। अब ये तो हमने आइसोमेरिज्म को डिफाइन करा और उसको समझने की कोशिश करा एग्जांपल के साथ की एक छोटा बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें और एग्जांपल के साथ डिफाइन करें, तो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ये तो बेसिक आइडिया हो गया, एक थोड़ा सा आइडिया हो गया, हमने अभी थोड़ा सा आइडिया ले लिया किसका, आइसोमेरिज्म का। अब हम यहाँ पर बात करने वाले क्या है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, इसी को हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म का वर्गीकरण। ठीक है ना। देखो तो आइसोमेरिज्म को हम मेनली यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपने पास कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, सबसे पहला अपने पास यहाँ पर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। दूसरा अपने पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और तीसरा अपने पास है यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। 3 टाइप का आइसोमेरिज्म मेनली यहाँ पर अपने पास आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना।
तो सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म समझना, स्टीरियो और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हम क्या करेंगे बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात वही आ जाता है। देखो आइसोमरिज्म में खास बात एक ही होता है, उसके नाम से उसका मतलब पता चल जाता है। जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म हम चलते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो उसका नेम होता है उससे उसका मतलब पता चल जाता है, ठीक है। 2-3 चीज कॉमन होगा हमेशा आइसोमरिज्म, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। 2-3 चीज कॉमन होगा क्या, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कोई भी दो कंपाउंड जिसका जो एक दूसरे का आइसोमर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डी सेम होगा। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अगर अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आईपीएसी नेम हमेशा अलग अलग होता है और स्टीरियो आइसोमरिज्म का आईपीएसी नेम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखना, हम चाहें तो आईपीएसी नेम से आराम से डिसाइड कर सकते हैं, आईपीएसी नेम से हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है या स्टीरियो आइसोमरिज्म है, ठीक है। लेकिन हम देख के पता कर लेते हैं, उतना ज़्यादा अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं होता है कि आईपीएसी नेम हमेशा लिखना पड़े। प्रैक्टिस करते करते अपने को इतना हो जाता है कि देख के हम बता देंगे कि किस टाइप का आइसोमरिज्म क्या है, दिखा सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अगर देखें तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखो इस दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि इसी को डिस्कस करने में थोड़ा सा अपने को 1-2 क्लास तो लग जाएगा। पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे फिर अपन इधर चलेंगे। और देखा जाए अगर एक चीज़ यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म है ना, बहुत मज़ा आता है। यहाँ मज़ा आने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि समझना भी मुश्किल होता है और थोड़ा समझाना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन छूटने का चांस यहाँ से नहीं होता है। अगर हम ध्यान से समझें तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये वाला आइसोमेरिज्म हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको इतना अच्छे से समझे कि कोई भी डाउट नहीं रहे अपने पास, ठीक है। चलो हम सबसे पहले यहाँ पे कहाँ चलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, हम मुझे लगता है सब बता सकते हो। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। और उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और तुम चाहो तो इसको डिफाइन करके अच्छे से लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, 2 कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डी क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये क्या होगा अपने पास, डिफरेंट होगा। और एक खास बात यहाँ पे ये है, इसके लिए जो आईपीएसी नेम आएगा वो भी क्या आएगा अपने पास, डिफरेंट आएगा, ठीक है। लेकिन डिफाइन करेंगे तो वहां पर सिर्फ अपने को लिखना क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर से डिफाइन करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां पर अपने को आईपीएसी नेम डी ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को ये बताना है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वो स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएगा और फेनोमेना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डी क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट आएगा, और आईपीएसी नेम क्या रहेगा वहां पर, डिफरेंट आएगा। ध्यान रखना हमेशा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कभी भी जाओगे तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कभी भी हम बात करेंगे तो आईपीएसी नेम जो होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ये फिक्स कर लेना दिमाग में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कभी भी बात करेंगे तो आईपीएसी नेम क्या रहना है, अपने पास सेम रहना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमेशा आईपीएसी नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमेशा आईपीएसी नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये 3 बात हम ध्यान रख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा और आईपीएसी नेम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बात क्लियर है। अब बात यहाँ पे ये जाता है कि जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप हो सकता है अपने पास। तो पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर हम इसके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म चलेंगे। तो इसका एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लो अपने पास ब्यूटेन है, सबको पता है ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। अब इसका कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, ब्यूटेन का कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो
सब बताएंगे सर। दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं ब्यूटेन का, एक होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और एक अपने पास स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, इसका कॉमन नेम अगर देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है, और इसका कॉमन नेम देखें तो इसको हम आइसोब्यूटेन। देखो कभी भी हम कॉमन नेम से हम कंपेयर नहीं करेंगे, कॉमन नेम अलग अलग है, डिफरेंट है। हमेशा IPSC नेम से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो दोनों का IPSC नेम अलग अलग है या सेम है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसका IPSC नेम सिंपली क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का चेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोल सकते हैं। और इसका IPSC नेम अगर अपने को लिखना है तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। ठीक है ना। इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, ये तो मैंने इसका क्या लिखा, कॉमन नेम लिखा, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है ब्यूटेन, और ये क्या है 2 मिथाइल, और क्या है प्रोपेन है। तो इसका IPSC नेम क्या हो गया ब्यूटेन, और इसका IPSC नेम अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो दोनों का IPSC नेम देख लो क्या है, डिफरेंट है, और दोनों का IPSC नेम अगर डिफरेंट है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना। दो कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के साथ साथ वहाँ पर IPSC नेम भी क्या होगा, वहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है ना। IPSC नेम डिफरेंट होगा, ये एक पहचानने का तरीका अपने पास। ठीक है। और ऐसे भी देखो इसमें 4 कार्बन चेन है और इसमें 3 कार्बन चेन है, तो दोनों का अगर स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर देखने से भी दिख रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। और दोनों का अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात हो जाता है अपने पास क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यहाँ पर बात हो जाता है। अब जो यहाँ पर हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म अपने को यहाँ पर क्या करना है, समझना है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन क्या क्या, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म अपने को यहाँ पे क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला आता अपने पास चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड अपन बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पर जितने भी आइसोमेरिज्म मैं बात कर रहा हूँ उसके नाम से उसका मतलब पता चलना चाहिए। ठीक है। बाकी एक एक को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे विथ एग्जांपल, ताकि पूरा कहानी अपने पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका जहाँ पर इसका क्वेश्चन अपने से नहीं हो। क्वेश्चन देखो, सोचो, जो कॉन्सेप्ट लगाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाता है, जो कोई ज़्यादा मुश्किल अपने पास यहाँ पर बात नहीं आता है। तो पहला अपने पास है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा अपने पास यहाँ पर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा अगर हम बात करें रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ अगर हम बात करें तो फिफ्थ अपने पास है मेटामेरिज्म, और सिक्स्थ अगर हम बात करें तो अपने पास है टॉटोमेरिज्म। ठीक है। ये 6 टाइप्स का अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या करना है, यहाँ पर समझना है। ठीक है ना। तो 6 टाइप में कौन कौन अपने पास होता है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन कार्बन चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में हमने बहुत सारा देखा, ब्रांचिंग का पोजीशन हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हो सकता है, मल्टीपल वन का पोजीशन हो सकता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक कंपाउंड रिंग होगा और एक कंपाउंड क्या होगा, चेन होगा। मेटामेरिज्म में बात करने वाले और टॉटोमेरिज्म बात करने वाले। तो ये 6 टाइप का अपने पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया। तो अब एक एक करके यहाँ पर सबको यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर जो हम समझने वाले हैं वो अपने पास है यहाँ पर कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान समझना। अब चेन आइसोमेरिज्म अगर हम देखें तो सबसे पहले वही आ जाएगा, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, DU भी क्या होगा, सेम होगा, IPSC नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो साइज होगा चेन, कार्बन चेन का जो साइज होगा, लेंथ होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो एक बात यहाँ पे ये भी आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे ही हम लेंथ ऑफ कार्बन चेन बोलते हैं
तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन मेन चेन में भी आता है, पेरेंट चेन जिसको हम बोलते हैं, और ब्रांचिंग में भी कार्बन चेन का लेंथ आता है। तो किसको हम डिफरेंट मानेंगे? इस यहाँ पर देखें तो लेंथ ऑफ ब्रांचिंग, जो लेंथ ऑफ कार्बन चेन आता है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और लेंथ ऑफ कार्बन चेन में अपने पास मेन चेन भी आता है और ब्रांचिंग भी आता है। तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट ब्रांचिंग का भी हो सकता है और मेन चेन का भी हो सकता है। कोई भी अपने पास मिल जाए, दोनों मिल जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमरिज्म हम बोल सकते हैं। और ये चीज एग्जांपल्स अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करें, लिख लें। तो अपने पास क्या बात आ जाता है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। और सेकेंड पॉइंट अपने लिए पास क्या हो जाता है? आईपीएससी नेम क्या रहेगा? डिफरेंट आएगा। आईपीएससी नेम डिफरेंट अगर अपने पास यहाँ हो जाता है तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन किसको बोलते हैं? जैसे हमने आईपीएससी नेमिंग किया, हम लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते थे, तो लॉन्गेस्ट चेन जो डिसाइड होता था उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ साइड चेन। देखो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन जो हम डिसाइड करेंगे वो हमेशा कार्बन का ही चेन होगा, कार्बन कार्बन का ही चेन होगा। ठीक है ना, और ये क्या होगा अपने पास? डिफरेंट होगा। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात अपने पास यहाँ हो जाता है, ये तो हमने पहले ही, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में ये दोनों बात अपने पास आया ही था, और ये बात चेन आइसोमरिज्म हो गया, तो चेन आइसोमरिज्म अपने को क्या करना होगा? ये बात ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ये दोनों बात कॉमन है, तो ये दोनों बात तो हम वहाँ से ध्यान रख ही सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में जो पॉइंट आया तो वो सारे पॉइंट ये सब में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ड्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। आईपीएससी नेम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। लेकिन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन, साइड चेन मतलब किसको बोलते हैं? ब्रांचिंग का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। चलो, तो चेन आइसोमरिज्म हमने क्या बात करा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ड्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। आईपीएससी नेम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। लेकिन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चेन आइसोमरिज्म के लिए यहाँ पर यही हो जाता है, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या साइड चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। देखो, अगर हम बात करें जैसे CH4 हो या CH3 CH3 हो या CH3 CH2 CH3, इसमें चेन आइसोमर नहीं होगा। चेन आइसोमर के लिए अगर देखें, क्या इसमें एक कार्बन चेन अलावा दूसरा नंबर ऑफ कार्बन चेन बना सकते? नहीं बना सकते। इसमें 2 कार्बन चेन है, हमेशा मिलेगा। इसमें 3 कार्बन चेन मिलेगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के हाइड्रोकार्बन में हम चेन आइसोमरिज्म का क्या कर सकते? बात नहीं कर सकते। अगर अपने को चेन आइसोमरिज्म में बात करना हाइड्रोकार्बन में, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? वो 3 से अधिक होना चाहिए, 3 या 3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे अब हम बात करें, अपने पास अगला बात आ जाता है यहाँ पर ब्यूटेन का आ जाता है। ठीक है ना, अब देखो ये अपने पास क्या ब्यूटेन अभी हमने देखा था। तो ब्यूटेन हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, एक तो 4 कार्बन का चेन बना सकते हैं और एक अपने पास यहाँ पर 3 कार्बन चेन और एक यहाँ पर क्या आ सकता है? ब्रांचिंग आ सकता है। ठीक है ना, तो चेन आइसोमरिज्म क्या होगा? चेन आइसोमरिज्म देखो, मैंने केवल आईपीएससी नेम से भी डिसाइड कर सकता हूँ, और चाहो तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और लिखा हुआ या तो वो डिफरेंट हो सकता है या तो वो डिफरेंट या दोनों डिफरेंट हो सकता है। दोनों में से एक डिफरेंट हो चलेगा या दोनों डिफरेंट हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों सेम हो जाए तो फिर चेन आइसोमरिज्म वहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम इसका आईपीएससी नेमिंग लिखने जाते हैं तो ये क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा, और ये क्या आएगा अपने पास? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, और इसमें अगर देखो तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितना है? कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का।
यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ पेरेंट चेन देखें तो 4 कार्बन को, यहाँ लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितना है 3 कार्बन का, तो हमने वही बोला लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकेंड मान लूँ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर CI मतलब चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेन आइसोमर हो जाएगा एक दूसरे का यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें, मान लो अपने पास पेंटेन है, ध्यान समझना, पेंटेन में कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, पेंटेन 5 कार्बन का अगर अपने पास एल्केन है तो कितने बना सकते हो वहाँ पर, तो 5 कार्बन का अगर अपने पास एल्केन है तो हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर देखो, जब जितने कार्बन के एल्केन हो सबसे पहले उतने कार्बन का चेन बनाओ, फिर क्या करो उतने कार्बन चेन में देख लो कितना बन रहा है, फिर क्या करो उससे एक कार्बन कम कर दो, फिर उससे बनाओ चेन, फिर उससे एक कार्बन और कम कर दो, कम करते करते हम क्या करते हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाते हैं। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन चेन अपने पास है, तो 5 कार्बन चेन अपने पास होगा, तो एक तो ये हो सकता है। अब एक कार्बन क्या करो, 4 कार्बन को बना लो चेन, तो 4 कार्बन चेन अगर हम बनाते हैं तो एक कार्बन या तो यहाँ या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों बात क्या रहेगा सेम रहेगा, इसके अलावा और नहीं बन सकता है। फिर हम 3 कार्बन का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं, और 3 कार्बन चेन अगर बनाएंगे तो 2 कार्बन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो बात इसके जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने पास एल्केन है 5 कार्बन का तो 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब अगर देखो तो यहाँ पर कितने कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा, 5 कार्बन का, यहाँ पर कितने कार्बन चेन पेरेंट कार्बन बनेगा 4 कार्बन का, और यहाँ पर कितने कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा 3 कार्बन का। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड हो गया। तो हम बोल सकते हैं पहला दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का चेन आइसोमर हो जाएगा। और IPSC नेम से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये तो हो गया कि हम IPSC नेम लिख के हम डिसाइड करना। अब चेन आइसोमर डिसाइड करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, IPSC नेम लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना होता है, और लॉन्गेस्ट चेन में अपने को पता चल जाता है कि पेरेंट चेन का लेंथ या ब्रांचिंग का लेंथ कितने कार्बन का आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पेरेंट चेन का जो लेंथ है कितने कार्बन का आ रहा है, यहाँ पर 5 कार्बन का आ रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन का आ रहा है 4 कार्बन का आ रहा है, और यहाँ पर कितने कार्बन का आ रहा है 3 कार्बन का आ रहा है। तो देख लो हमने क्या बताया, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन अगर डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेन आइसोमर बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर चेन आइसोमर, ठीक है ना। और IPSC नेम से भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गया, पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तो IPSC नेम लिखेंगे तो उससे हम आराम से डिसाइड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल हो गया, कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करते हैं और बात करते हैं। अभी तक हमने 2 एग्जांपल जो यहाँ पर लिया, दोनों एग्जांपल में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ ऑफ साइड चेन डिफरेंट हो जाए। ये दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट हो रहा है, लेंथ ऑफ साइड चेन भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो उसको लेकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है ना, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और अगला एग्जांपल अपने पास यहाँ पर ये है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अपने को ये बताना है कि क्या ये दोनों चेन आइसोमर होगा या नहीं होगा, और अगर चेन आइसोमर होगा तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन के हिसाब से होगा या लेंथ ऑफ साइड चेन के हिसाब से होगा, दोनों वो भी बताना है अपने को। चेन आइसोमर होगा ये डिसाइड करना पहले, और चेन आइसोमर होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने के बाद ये देखना कि ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, चेन ऑफ लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन। चलो हम डिसाइड करते हैं इसका। तो सबसे पहले अपने पास ये पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से ये तो मेन चेन में रहना जरूरी है, तो इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, कितने कार्बन चेन बनेगा, 4 कार्बन चेन बनेगा। और 4 कार्बन चेन अगर अपने पास यहाँ पर बनता है तो अपने पास यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से इधर 3 कार्बन और यहाँ से इधर कितने कार्बन बनता है, 5 कार्बन बनता है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का अपने पास, 4 कार्बन, देख लो 1 2 3 4, पहला बात। दूसरा लेंथ ऑफ साइड चेन कितना अपने पास, साइड चेन मतलब ये ब्रांचिंग हो गया, कितना कार्बन का है, 2 कार्बन, ठीक है आ गया। अब इसमें डिसाइड करो। इसमें अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ
पेरेंट चेन कितना अपने पास, पेरेंट चेन का अगर लेंथ देखें तो कितने कार्बन के यहाँ पर 1 2 3 4 5, और साथ ही साथ दूसरा अगर देखें लेंथ ऑफ साइड चेन अगर देखें यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ साइड चेन कितना है यहाँ पर 1 कार्बन का है। ठीक है, देख लो। अगर देखें यहाँ पर तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन यहाँ दोनों में कंपेयर करो तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पेरेंट चेन 4 कार्बन का है और यहाँ पर लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन हो गया 5 कार्बन। इसका मतलब ये दोनों चेन आइसोमर हो गया, आराम से डिसाइड हो गया। यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड चेन कितने कार्बन का 2 कार्बन और यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड चेन कितने कार्बन का 1 कार्बन। तो साइड चेन के रिस्पेक्ट में भी ये क्या हो रहा है, चेन आइसोमरिज्म हो रहा है। तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन हो या लेंथ ऑफ साइड चेन हो, दोनों डिफरेंट हो या दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, चेन आइसोमरिज्म आराम से बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें और कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर सेम एग्जांपल है। देख लो यहाँ पर अगर देखो तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो कितने कार्बन चेन लेंथ बनेगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितने कार्बन का बनेगा यहाँ पर अगर देखें तो 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ साइड पेरेंट चेन अपने पास कितने कार्बन का, यहाँ पर 3 कार्बन का। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें, तो इसमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन 4 कार्बन का और इसमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का 3 कार्बन का है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर। ठीक है, तो आराम से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेन आइसोमरिज्म के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। बात क्लियर है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और बात कर लें, यहाँ पर एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं, 1-2 एग्जांपल फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास है अगला एग्जांपल ये है और ये। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों चेन आइसोमर हैं, और क्वेश्चन अपने कैसे पूछा जाता है, दोनों 2 कंपाउंड दे देता है, 2-3 कंपाउंड दे देता है, बताता है, पूछा जाता है कि दोनों में रिलेशन बताओ किस प्रकार का आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मेन चेन अपने पास कौन बनेगा, ये 6 कार्बन का मेन चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, और ये 1 2 ये क्या हो जाएगा ब्रांचिंग। उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर अगर देखें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितने कार्बन का अपने पास 6 कार्बन का, और लेंथ ऑफ साइड चेन कितने कार्बन का अपने पास यहाँ पर 2 कार्बन का। देख लो ये 2 कार्बन का साइड चेन हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कितना कार्बन का अपने पास 6 कार्बन का, और लेंथ ऑफ साइड चेन अपने पास क्या है 1 कार्बन का। देख लो 1 कार्बन का 1 कार्बन का। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन 6 कार्बन का, यहाँ पर भी 6 कार्बन। तो ये वाला जो बात हो गया दोनों के लिए ये बात, और यहाँ पर ये बात क्या हो गया सेम हो गया। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन दोनों में क्या हो गया सेम हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ साइड चेन कितना है यहाँ पर 2 है, और लेंथ ऑफ यहाँ पर साइड चेन कितने कार्बन का 1 कार्बन, और यहाँ पर क्या है 2 कार्बन। इसमें लेंथ ऑफ जो साइड चेन है कितने कार्बन का 2 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन का 1 कार्बन। इसका मतलब इस दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर। ठीक है ना। तो चेन आइसोमर जब भी अपने को कंपेयर करना हो तो ध्यान रखना 2 कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम हो, ड्यू तो सेम होगा ही, आईपीएससी नेम क्या होगा डिफरेंट होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है
कि वहाँ पर जो होना चाहिए लेंथ ऑफ साइड चेन या लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दोनों डिफरेंट हो सकता है या दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो सकता है। दोनों सेम होगा तो उसको हम चेन आइसोमरिज्म नहीं बोल सकते। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं जहाँ पर जैसे मान लो ये है और ये। अब ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों चेन आइसोमर है अपने पास? क्या ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, तो क्या ये दोनों चेन आइसोमर है? देखो, देख लो यहाँ कितने कार्बन चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन, और साइड चेन कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। और यहाँ पर मेन चेन कितने कार्बन का बन रहा है, 5 कार्बन का। साइड चेन कितने कार्बन का बन रहा है, 1 कार्बन का। तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, लेंथ ऑफ साइड चेन यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया। तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन दोनों कंपाउंड में क्या हो गया, सेम हो गया। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन दोनों कंपाउंड में क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट चेन आइसोमर। ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा यहाँ पर, चेन आइसोमर नहीं होगा। तो ये अपने पास कहानी किसका हो गया, चेन आइसोमरिज्म का क्या हो गया, बात हो गया। तो आज के क्लास में हमने आइसोमरिज्म हमने समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म हमने समझा, और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमने समझा, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन समझा, और उस क्लासिफिकेशन में से चेन आइसोमरिज्म को हमने यहाँ पर क्या करा, समझने की कोशिश करा। अब अगले क्लास में बचे हुए आइसोमरिज्म को हम क्या करेंगे और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।